अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th बिहार बोर्ड की एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, टोबा टेक सिंह। ये एक अफ़साना है जिसके लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू के बारे में भी हम लोग जानेंगे, अफ़साने के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ सवाल जवाब भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सादत हसन मंटू के बारे में। सादत हसन मंटू 11 मई 1912 को मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गांव में पैदा हुए। मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है। उनके वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। कब पैदा हुए? तो 11 मई 1912। बहुत आसान है, 11 मई 12 में पैदा हुए। वालिद का नाम था गुलाम हसन और वालदा का नाम था सरदार बेगम। अमृतसर में उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सके। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उनका दाखिला हुआ, लेकिन बीमार हो गए, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ भी छोड़ दिया। 1933 में उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। याद रखेंगे, 1912 में पैदा हुए और 1933 में इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इस दौरान वो अखबारों में कॉलम नवीसी और इदारत के फ़राइज़ अंजाम देने लगे थे। देखिए कितनी कम उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत कम है। याद रखेंगे, बहुत कम उम्र पाई इन्होंने। मगरबी अदब के तराजुम भी उन्होंने शुरू कर दिए, यानी अंग्रेज़ी से उर्दू ट्रांसलेट करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारी कहानियाँ जो अंग्रेज़ी में हुआ करती थी, या जो भी चीज़ अंग्रेज़ी में हुआ करती थी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। उनका पहला अफसाना अमृतसर से निकलने वाले रिसाले का नाम था, यानी पत्रिका का नाम था खल्क। उसमें 1934 अगस्त 1934 में शाया हुआ था। उस अफसाने का नाम था तमाशा। याद रखेंगे कि सादत हसन मंटू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो तमाशा है। कहाँ शाया हुआ? तो खल्क 19 अगस्त 1934 में। आगे उन्होंने सहाफ़त को शुरू के ज़माने में अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया, यानी ज़रिया माश बनाया। इसी से उनकी रोज़ी रोटी चली। बाद में फ़िल्मी दुनिया से भी इनका ताल्लुक़ हुआ। बहुत सारी फ़िल्में इन्होंने लिखी, फ़िल्मों की कहानी, मुकालमे, मंजरनामे इन्होंने लिखे। फ़िल्मों के नाम है अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन। ये इनकी फ़िल्मों के नाम हैं। इनमें बहुत सारी फ़िल्में अपने ज़माने में बहुत ही कामयाब रहीं। उनका पहला अफ़सानवी मजमूआ था आतिश पारे। अफ़सानवी मजमूए के बारे में बात हो रही है। देखिए, इससे पहले जो आपने देखा था तमाशा, वो अफ़साना था, और अफ़सानवी मजमूआ यानी अफ़सानों की किताब, एक किताब जिसमें बहुत सारे अफ़साने हों। तो उस किताब का नाम क्या था? आतिश पारे, जो 1936 में शाया हुआ था। इसमें बहुत सारे अफ़साने थे। धुआं, चोगत, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे वगैरह उनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। यानी इतनी सारी किताबें हैं इनकी। उन्होंने मुख्तसर तरीन अफसानों का एक मजमूआ स्याह हाशिए भी लिखा, मतलब किताब लिखी इन्होंने। एक मजमूआ इनका था स्याह हाशिए, जिसमें मुख्तसर तरीन अफसाने थे, जिसमें तक़सीम मुल्क का अलमिया और सियासी एतबार पर जुलानियत को निशाना बनाया गया है। याद रखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, वो तक़सीम सभी लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, वो जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। तो यही सब उस मजमूए में शामिल था। मंटू ने एक नावल भी लिखा जिसका नाम है बगैर उन्वान। खाके और ड्रामे भी बड़ी तादाद में इन्होंने लिखे। अब यहाँ से देखें कि 1939 में बेगम सफ़िया से उनकी शादी हुई। जनवरी 1948 में मंटू पाकिस्तान चले गए, जहाँ 18 जनवरी 1955 को सिर्फ 43 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। जानने, सिर्फ 43 साल इन्होंने उम्र पाई सादत हसन मंटू ने, और इतना बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। मंटू बहुत कम दिनों तक ज़िंदा रहे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लिखा। इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इनकी किताबों की मुल्क में हर ज़माने में नकली इशाअतें होती रहीं। यानी इतनी किताबें बिकती थी इनकी कि लोग डुप्लिकेट किताबें छापने लगे।
अंग्रेज़ों की हुकूमत के उनके बाज़ अफ़सानों को मुक़द्दमात का निशाना बनाया गया। बहुत सारे अफ़साने इनके ऐसे भी थे जिस पर मुक़दमे चले और उन पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगा, जेल भी जाना पड़ा इनको। इनके अफ़साने हैं बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो और ऊपर नीचे और दरमियान। ये सब ऐसे अफ़साने हैं इन पर मुक़दमा चला और जेल भी जाना पड़ा इनको। मंटू गैर रिवायती फ़िक्र के हामिल अफ़साना निगार थे और उन्होंने सियासत हो या घरेलू ज़िंदगी हर जगह बाज़ ऐसे खड़े सवालात कायम किए जिनकी वजह से लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। मंटू के यहाँ तंज़िया अंदाज भी उनके अफ़सानों की काट में इजाफ़ा कर देता। मंटू बहुत ख़ास अफ़साना निगार हैं, बहुत साफ दिल अफ़साना निगार हैं। इन्होंने ऐसे से अफ़साने लिखे, अफ़सानों में ऐसे मौजू को लिया जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी कि भाई ऐसे अफ़साने ये लिख क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी किया करते थे। लेकिन अफ़सानों में मंटू ने जो मकाम हासिल किया वो किसी और को हासिल नहीं है। इन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपने अफ़सानों के साथ। उनके यहाँ मर्द और औरत के रिश्तों की बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं जो ज़ाहिर सी बात है हमारे समाज में वो काबिल कबूल नहीं है, फिर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। ये टोबा टेक सिंह जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का एक दर्द है जिसको पागलों के ज़रिए बयान किया गया है। तो चलिए हम लोग इस अफ़साने की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ काम की बातें कहूँगा, पूरा पढ़ूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए आप सुने। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी बंटवारा हो चुका था, 1947 में बंटवारा हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि भाई लोग तो यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ के लोग यहाँ आ गए, यहाँ के लोग वहाँ चले गए, तो अब पागलों का भी बंटवारा होना चाहिए कि जो मुसलमान पागल हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए और जो हिंदू पागल पाकिस्तान में हैं उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाए। तो ये इनका मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों का ख्याल था, सियासतदानों का ख्याल था। अब देखिए ये बात सही थी या दुरुस्त नहीं थी, इस पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन ये फैसला हो गया कि पागल जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान पागल हैं उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख पागल हैं उनको हिंदुस्तान लाया जाए। इसके लिए अच्छी तरह छानबीन की गई। तो वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे उनको वहाँ रहने दिया गया। बाकी जो पागल, कोई ऐसा पागल है जिसके सारे लोग पाकिस्तान चले गए, तो ऐसे पागल को पाकिस्तान रवाना होना था। इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसे हिंदू बहुत सारे पागल थे जिनके बहुत सारे लोग रिश्तेदार हिंदुस्तान चले आए, तो ऐसे लोगों को कहा गया कि वो भी हिंदुस्तान चले आएंगे। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमगोइयाँ होने लगी। अब देखिए पागल खाने में जब ये खबर पहुंचती है कि अब पागलों को जो हिंदू और सिख पागल हैं, सरदार जी पागल हैं, उनको हिंदुस्तान भेजा जाएगा, तो वहाँ पागलों में अजब तरह से चिमगोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 साल से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, ज़मींदार अखबार का नाम है, वो मुसलमान पागल था, 12 साल से एक अखबार पढ़ता था जिसका नाम था ज़मींदार। तो उससे जब उसके दूसरे साथी ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, उसने बड़े गौर फिक्र के बाद क्या जवाब दिया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तुरे बनते हैं, उस्तुरे जिससे दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है। ये देखिएगा, ये पागलों के बीच गुफ्तगू हो रही है, इसलिए इसको इसी तरह से समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तोड़ों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर आकर फिरते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था पागलों की गुफ्तगू है, इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब वहाँ पागल खाने में बहुत सारे पागल हैं, लेकिन आपको एक बात जान लेनी है कि सभी पागल नहीं हैं।
उनमें अक्सर ऐसे लोग थे जो कातिल थे। अब जो कातिल होंगे तो कोर्ट तो उनको यानी अदालत तो उनको कहेगी कि भाई आप मतलब फलाने को फांसी दिया जाए। तो फांसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, उनके रिश्तेदारों ने क्या किया था कि कुछ दे दिलाकर यानी रिश्वत देकर पैरवी के जरिए उसको पागल साबित किया था और पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वो फांसी से बच जाए। अब वो लोग तो जानते थे कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, इतना तो जानते थे, लेकिन वो अभी जो बातें हो रही थी इससे वो लोग वाकिफ नहीं थे। उनकी गुफ्तगू से भी कोई नतीजा नहीं निकलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ूफ़ क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यानी वो लोग जो थे, जो पागल नहीं थे, उनको सिर्फ इतना ही पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना नाम का एक इंसान है जिसको कायदे आज़म कहा जाता है। उसने मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। कहाँ है, किधर है, इसके बारे में उसको भी पता नहीं था। अब देखिए, वो जब जेल में थे उस वक्त तक तो वो सब हिंदुस्तान ही था। अब जहाँ वो थे वो पाकिस्तान हो गया था। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। उस सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। उसे डराया गया, धमकाया गया। तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, न पाकिस्तान में, मैं इसी दरख्त पर रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो खुद नीचे उतर गया और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग खास जगह पर सारा दिन टहलता रहता था। और उसके अंदर कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव ये हुआ था कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। चैन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, अचानक उसकी आदत बदल गई। उसने ये आदत छोड़ दी और उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे एक दिन उसने अपने जंगले यानी खिड़की के पास जाकर ऐलान कर दिया कि वही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसका नाम मोहम्मद अली था, उसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। ये पागल खाने में ये सब हो रहा था। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गाली देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। देख रहे हैं, पागल भी हैं वो और सोच भी रहा है कि मेरी प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव देखें। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। एंग्लो इंडियन यानी ऐसा इंसान जो इंग्लिश और इंडियन दोनों मिलाकर हो। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उसकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय बल्डी इंडियन चपाती तो जहरमार नहीं करना पड़ेगी। आप यहाँ समझेंगे कि अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी तो उस वक्त जो अंग्रेज़ पागल हुआ करते थे उनको ख़ास सहूलतें दी जाती थीं। तो ये जो पागल थे ये तो अंग्रेज़ थे।
तो जब इनको पता चला कि अरे अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, तो पहले जो सहूलतें इनको मिलती थी कि ये खाना मिलता था, वो खाना, ये सहूलत, वो सहूलत, पता नहीं अब वो सब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। यही है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, जो आपका उन्वान है टोबर टेक सिंह। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते। ये अल्फाज कौन से आप सिर्फ सुनेंगे। ऊपर दी गुड़गुड़, द एंकस, द बेधियाना, दी मिंग, द वाल ऑफ द लालटेन। वो दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वो एक पल के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता। क्या जवाब देता? ऊपर दी गुड़गुड़, द एंकिस, द बेधियाना, द मिंग, द वाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। अगर आपको समझ में आ रही हो ये बात तो आप लोग समझ लें, मेरी समझ में ये सारी बातें नहीं आ रही हैं। तो उसने क्या कहा, ऊपर दी गुड़गुड़, क्या मतलब हुआ? तो पागल की बात है, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लें। अब यहाँ देखें, लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबर टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। यानी पहले जो कहता था ऊपर दी गुड़गुड़, द एंकस, द बेधियाना, द मिंग, द वाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो द पाकिस्तान गवर्नमेंट को हटाकर बाद में क्या कहने लगा, ऑफ द टोबर टेक सिंह गवर्नमेंट। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया टोबर टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। आप जान लें, टोबर टेक सिंह एक इलाके का नाम है, एक गांव का नाम है जहाँ का ये पागल था। इस पागल का नाम कुछ और था, याद रखेंगे। इस पागल का नाम था बिशन सिंह, लेकिन इसे अपने गांव से इतनी मोहब्बत थी कि इसे लोग टोबर टेक सिंह कहकर पुकारने लगे थे। तो वो दूसरों से पूछता कि भाई मेरा गांव टोबर टेक सिंह क्या है, तो लोग बताते कि भाई मुझे नहीं मालूम है कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। वो खुद सोचता और खुद में उलझता रहता। अब आगे देखें, इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। यानी उसने कहा था कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था लेकिन अब पाकिस्तान में हो गया है। क्या पता है कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी पागल ही है, पागल की तरह सोच रहे हैं, पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन दूसरे सिरे से गायब ही हो जाएं। मतलब वो चाहता था कि न हिंदुस्तान रहे न पाकिस्तान रहे। इस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाद उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। यानी बहुत कम नहाता था पागल, इसलिए क्या हुआ था, इसका बाल जो था, बाल मतलब बहुत कम रह गया था सर में। दाढ़ी भी मतलब दाढ़ी और सर का बाल मिला हुआ था, लेकिन ये बहुत बेज़रर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। भले ही चेहरा बहुत भयानक था लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता था किसी को। 15 बरस में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबर टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया। देखिए, जहाँ पर मुश्किल अल्फाज हो रहे हैं वो तो मैं आसान कर ही दे रहा हूँ, जो आसान है उसको इसी तरह पढ़ रहा हूँ, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको मैं आसान कर रहा हूँ। अब देखें, उसका नाम क्या था, बिशन सिंह। मैंने पहले ही कह दिया उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबर सिंह कहते थे। उसको कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ और अकारीब उससे मिलने के लिए आते थे
तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता। कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ द एंकिस द बेधियाना द मिंग द वाल ऑफ द लालटेन कह देता था। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती, 15 बरस में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबर टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श यानी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे उसे इत्मीनान हो पाए, तो उसके अंदर एक अजब तरह की बेचैनी होने लगी और वो हर किसी से यही सवाल पूछता। अब मुलाकात भी नहीं आती थी, यानी लोग मुलाकात करने भी नहीं आते थे। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। यानी वक्त गुजरता रहा, अब उससे मिलने भी लोग कम आने लगे। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबर टेक सिंह कहाँ है तो यकीनन उससे बता देती। इसे लगता था कि इसके गांव वाले जो लोग आएंगे और पूछेंगे उन लोगों से कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में है, तो वो लोग ज़रूर बता देंगे। लेकिन अब कोई मुलाकाती आता ही नहीं था। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, उसने हस्बे आदत का कहा लगाया। हस्बे आदत का यानी बहुत तेज़ आवाज़ में हंसा और कहा वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मन्नत और समाजत की कि बता दे कि वो सही जवाब क्या है, टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। तो उसने कहा, मतलब जो पागल खुद को खुदा कहता था, उसने कहा था कि नहीं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए कि उसे बहुत सारे हुक्म देने थे, यानी वो खुदा अपने आप को कहलाता था। कहता था कि मैं खुदा हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, सिर्फ तुम्हारे काम के चक्कर में क्यों रहूँगा। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा, यानी टोबर टेक सिंह उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़गुड़ द एंकस द बेध्याना द मिंग द वाल ऑफ द गुरुजी द खालसा एंड वाहे गुरुजी की फतह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इतना बोला। देखिए उसके बाद इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबर टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजले दीन है। बिशन सिंह ने फजले दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजले दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न रही। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुककर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। देख रहे हैं वो मुसलमान जो आया है दोस्त, वो कह रहा है कि तुम्हारी जो बेटी थी जो हर महीने आती थी तुमसे मिलने के लिए, रूप कौर, अब वो भी जा रही है, अब वो भी हिंदुस्तान जा चुकी है। और सुना है कि तुम लोग भी हिंदुस्तान जा रहे हो, इन पागल भी हिंदुस्तान जा रहे हैं। तो कहा कि भाई बलेर सिंह और भाई विधावा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलेर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरौंडे लाया हूँ।
अब देखिए, कट्टा और कट्टी जानते हैं, भैंस की जो औलाद होती है ना, अगर मुज़क्कर हो तो कट्टा कहेंगे, मुअन्नस हो तो कट्टी कहेंगे। आप क्या कहते हैं उसको, भैंस की औलाद को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को। जैसे गाय का बच्चा हो तो बछड़ा है या बछड़ी है, तो भैंस का जो बछड़ा है उसको कहते हैं। बिशन सिंह ने मरोड़े की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजले दीन से पूछा, टोबर टेक सिंह कहाँ है? फजले दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? यह वही है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजले दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया ऊपर। दी गुड़गुड़, द एंकस, द बेध्याना, द मिंग, द वाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द वरफटे मुंह। अब यहां देखें, तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फेरिस्तें बन गई थी और तबादले का दिन भी तय हो चुका था और वो सर्दी का मौसम था। जब लाहौर के पागलखाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां यानी गाड़ी जो होती थी, पुलिस की गाड़ी, वहां आई, मुहाफिज दस्ते यानी पुलिस के साथ रवाना हुई वहां से। उसमें बहुत सारे अफसर भी थे। वाघा के बोर्ड पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हुआ। यानी बॉर्डर पर जो दोनों अफसर थे, दोनों मुल्क के अफसर थे, वो मिले और जो कागजी कार्रवाई होती है वो कागजी कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद मतलब शुरू हो गया पागलों को इधर से उधर करना, पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। पागल औरतों का शोर गोगा अलग था, यानी वो लोग पागल ही हैं तो एक शोर सा उठता था। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि कुछ कहना मुश्किल था। दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, यानी पागल नहीं चाह रहे थे कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको कहाँ फेंका जा रहा है। कुछ जो थे, जो कुछ सोच सकते थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा क्योंकि बाज़ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार मुतालिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, यानी बॉर्डर का जो अफसर है, अफसर दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबर टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर यानी जो अफसर उसका नाम नोट कर रहा था वो हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मादा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, यानी हिंदुस्तान के हवाले करने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबर टेक सिंह यहाँ है और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़गुड़, द एंकस, द बधियाना मिंग, द वाल ऑफ टोबर टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज पर अपनी सूजी हुई टांगों में खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। यानी इस तरह खड़ा हो गया कि कोई उसको नहीं हिला सके। आदमी चूंकि बेज़रर था, बहुत अच्छा आदमी था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए उससे मजीद ज़बरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले, अभी सूरज नहीं निकला था, सूरज निकलने से पहले साकिदो सामिद बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली, यानी बहुत तेज आवाज में एक चीख उभरी। इधर उधर कई अफसर दौड़े आए और देखा वो आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबर टेक सिंह पड़ा था। यह आपने देखा। अफसाना बहुत लंबा था तो इसमें सवालात बहुत सारे हैं। अगर सवालात अभी पूछे जाएं
तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सवालात तो हो ही। या देखिए, टोबरटेक सिंह किस शय का नाम है? तो टोबरटेक सिंह एक गांव का नाम है। लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? तो लाहौर पागलखाने के हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना का होने का ऐलान किया था। तो उस पागल का नाम था मोहम्मद अली। उसके बाद है टोबरटेक सिंह की मौत। चौथा में देखें, टोबरटेक सिंह का असल नाम क्या था? तो टोबरटेक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। टोबरटेक सिंह की मौत किस जगह हुई? ऐसी जगह पर हुई जो न हिंदुस्तान में थी और न पाकिस्तान में। पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया? तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि जो मुसलमान पागल हैं उनको हिंदुस्तान भेजा जाए, और जो मुसलमान पागल हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, और जो हिंदू और सिख पागल हैं उनको हिंदुस्तान भेजा जाए। पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी थी? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर शुरू कर दी थी। अपने आप को खुदा कहने वाला पागल से टोबरटेक सिंह क्यों नाराज़ हुआ था? क्योंकि टोबरटेक सिंह नाराज़ इसलिए हुआ था, टोबरटेक सिंह के सवाल का जवाब उसने नहीं बताया था। उसने ये नहीं बताया था कि टोबरटेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। पागल खाने के वह लोग जिनका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार थे? तो वो इस परेशानी में गिरफ्तार थे कि अब आगे क्या होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो उससे परेशान थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। टोबरटेक सिंह अपने मुलाकातियों को आने से कबल किस तरह तैयार होता था? तो वो नहाता था और ऐसे कपड़े पहनता था जिसको वो बहुत कम इस्तेमाल करता हो। साथ ही साथ वो अपने बाल भी संवारता था। अब ये तवील सवालात हैं, ये आपको बता दिए जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।